आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 10th इकोनॉमी के चैप्टर नंबर सेकेंड का सेकेंड वीडियो। ठीक, तो सेकेंड वीडियो में हम लोग को अध्ययन करना है बिहार की आय। तो आय के बारे में हम लोग पहले समझ चुके हैं। अब हम लोग को देखना है इनकम ऑफ बिहार यानी बिहार की आय। तो बिहार एक अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है, हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखेंगे आगे कैसे। यहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रही है, यानी क्या है, ये बहुत दिनों से गरीब है। अब कर देश में निर्धनता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए हैं। 2009 की बात बता रहा है इसमें, तो जो बुक में उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी से क्वेश्चन हम लोग को आएगा। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। तो पहले इसका नाम था उड़ीसा, अब क्या हो गया, ओडिशा। तो यहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, यानी बिहार की आबादी क्या है, बीपीएल रेखा से नीचे की जनसंख्या कितनी है, 41%, यानी पूरे बिहार की जितनी आबादी है उसको 100% मान ले तो उसमें से कितना 41% आबादी कौन सी है, बीपीएल से नीचे गुजर बसर करने वाली। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसी चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रति व्यक्ति आय, इसको थोड़ा भी समझ लेते हैं। यानी प्रत्येक लोगों को प्राप्त होने वाली आय को क्या कहलाता है, आय को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और अगले वीडियो सेशन में इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर है, यानी बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पूरे देश भर में कम है, देश भर से कम है, जिसके चलते यहाँ पे बचत निम्न स्तर पर होता है। देखिए, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, उसका प्रति महीना 1000 रुपये क्या है, 1000 मान लेते हैं आय है, यानी उसको 1000 रुपये क्या होता है, प्रति माह प्राप्त होता है। अब मान लेते हैं उस 1000 आय में से वो क्या करता है, 800 रुपये कहाँ पे खर्च करता है, मान लेते हैं राशन पे, ठीक। और वो बचा 200 में से मान लेते हैं कहाँ पे खर्च किया, 100 रुपये शिक्षा पे, ठीक। अब 50 रुपये वो कहाँ पे खर्च किया, स्वास्थ्य पे। तो उसकी कुल बचत कितनी हुई, मात्र 50 रुपये की। अब एक देखिए दूसरा व्यक्ति है, मान लेते हैं उसकी आय प्रति महीने कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब उसकी आय मान लेते हैं 10,000, तो 10,000 उसकी आय है, तो उसकी मान लेते हैं राशन पे कितना खर्च हो गया, 5,000 मान लेते हैं। 5,000 होगा भी नहीं, उससे कम ही होगा, 2 से 3,000 मान लेते हैं। 5,000 कितना पर राशन हो गया, राशन पर उसका 5,000 खर्च हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं 1,000 कहाँ पे खर्च किया, वो शिक्षा पे, ठीक। और 1,000 खर्च किया वो के को हम लोग क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं, और 1,000 खर्च किया वो स्वास्थ्य पे। तो उसके कुल खर्च कितना हो गया, 5 या 2 7, तो बचत कितने का हो गया, 3,000 का उसका क्या हो गया, बचत हो गया, ठीक। तो बिहार के लोगों की आय कम है, इसलिए क्या होती है, बचत कम है। और कोई मान लेते दूसरा राज्य है, उसकी आय क्या है, ज़्यादा है, ये क्या हो गया आय, तो इसकी आय ज़्यादा है तो इसकी क्या है, बचत भी अधिक है। तो ये कह रहा है बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में क्या है, न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर रहता है। अब देखिए बचत क्या है, बहुत कम है कि नहीं। मान लेते बिहार का कोई व्यक्ति है और मान लेते क्या है, कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति है, तो बिहार के व्यक्ति का बचत दर क्या हो गया, बचत दर निम्न स्तर पर हो गया। और कम बचत के कारण
पूंजी निर्माण दर कम होता है। अब देखिए एक नया शब्द आया है, पूंजी निर्माण दर। तो पूंजी निर्माण दर उसी को कहते हैं, यानी बचत का वह हिस्सा जिससे हम फिर से क्या करते हैं, निवेश कर देते हैं, यानी जिससे आय प्राप्त होने लगे, वही क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। और जितना मात्रा में हम बचत करके निवेश करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, पूंजी निर्माण दर। तो एक व्यक्ति जो बिहार का व्यक्ति है उसकी आय ही कम है तो उसका बचत क्या हो गया, बहुत कम हो गया। बचत बहुत कम हो गया तो उसमें से वो निवेश क्या करेगा, बहुत कम करेगा। तो उसका पूंजी निर्माण दर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अब एक मान लेते कोई दूसरा राज्य का व्यक्ति है तो उसकी आय अधिक है, तो आय अधिक होने के कारण क्या है, उसका बचत भी अधिक है। तो बचत उसका अधिक होगा तो उसके निवेश करने की क्षमता बिहार के जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा होगा, कम होगा, निश्चित है ज़्यादा होगा। तो निवेश करने की क्षमता ज़्यादा होगा। और यही निवेश जो होता है ये क्या कहलाता है, ये पूंजी कहलाता है। तो निवेश ही पूंजी कहलाता है। तो जिसका बचत अधिक होगा तो उसके निवेश करने की दर क्या होगी, अधिक होगी। तो पूंजी और तो ये पूंजी निर्माण दर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा, या निवेश करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको पूंजी का जो बनाने का क्षमता होगा, जिसके पास बचत अधिक है वो अधिक हुआ कि नहीं अधिक हुआ। तो वही कहता है जिसके पास पूंजी, जिसके पास आय अधिक होगा उसको उसका बचत भी अधिक होगा और उसका पूंजी निर्माण दर भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आय कम होगा, उसका पूंजी निर्माण दर भी क्या होगा, कम होगा। तो कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। तो बचत कम है तो पूंजी निर्माण दर क्या होगा, कम होगा, निवेश कम करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्नतम स्तर पर कायम कराती। अगर ये व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति निवेश ही नहीं करेगा, यानी कहीं पैसे ही नहीं लगाएगा, अगर कहीं पैसा नहीं लगाएगा तो फिर वहाँ से उसकी आय प्राप्त होगी, तो बिल्कुल आय प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो ये कह रहा निम्न स्तर पर है। तो जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पहुंच गया, या अब ये व्यक्ति कहीं निवेश ही नहीं करेगा तो इसका आय फिर इसको आय बढ़ेगा, आय नहीं बढ़ेगा तो ये लगातार क्या होगा, ये जिसका आय घटता ही जाएगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती। अब ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्यों जैसे गोवा, जैसे कि ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्यों जैसे गोवा, दिल्ली आदि में जहां प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक होता है। तो विनियोग जो हम लोग अर्थव्यवस्था में लेते हैं इसका अर्थ होता है क्या, निवेश। तो जहां बचत अधिक होगा वहां निवेश अधिक होगा, निवेश अधिक होगा तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा होगा। तो इसी निवेश को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण दर। तो निवेश अधिक होगा तो पूंजी निर्माण दर क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी आय बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उस आय का एक हिस्सा हम लोग निवेश कर देंगे, यानी जिससे फिर हमारे आय में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो हमारी आय में वृद्धि हो जाएगी तो हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है प्रति वर्ष वृद्धि होती रहेगी, नहीं होती रहेगी, बिल्कुल होती रहेगी। समानता हम यह जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगन नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया। तो रैगन नर्क्स ने क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यानी गरीबी के कुचक्र को के बारे में बताया किसी ने, रैगन नर्क्स ने। तो यही सीधे आपसे पूछेगा जो रैगन नर्क्स गरीबी के कुचक्र को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, बताते हैं। तो इस बॉक्स जो है ना, इसको बॉक्स को पढ़ते हैं। अब उसके बाद गरीबी के कुचक्र क्या है ये 9th में बहुत डिटेल से पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े तो 2 मिनट यहाँ पे समय दीजिए और उसको हम लोग पढ़ के अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो रैगन नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को
बतलाया था, यानी ये पूछेगा जो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने बताया या किसने परिभाषित किया। रैगनार्ड्स ने बताया। बिहार राज्य भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है, जिस कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे भारतवर्ष में क्या है, न्यूनतम है। अब हम लोग 9th का वो इकोनॉमी का एक पेज पढ़ते हैं जिसमें गरीबी के कुचक्र के बारे में बहुत डिटेल से समझाया गया है। देखिए, नर्क्स का कहना है कि गरीबी के दुष्चक्र बताता है कि चक्रीय रूप से जुड़ी शक्तियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती है कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में रहता है। यानी जो व्यक्ति गरीब होगा वो क्या रहेगा, सदैव गरीब रहेगा, या कोई देश गरीब होगा तो क्या हो, सदैव गरीब रहेगा। अब ये कैसे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए दो डायग्राम दिया है, क और ख, उसको दोनों समझते हैं। गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें दो प्रमुख है। इस प्रकार से क और ख दो प्रमुख है, इसको समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। जैसे देखिए, ये कह रहा डायग्राम क, अल्प विकास। अब मान लेते हैं एक स्टूडेंट की बात करते हैं, उसके बारे में लेते हैं, यानी उस स्टूडेंट का देखते हैं अल्प विकास, यानी मान लेते हैं उसका शिक्षा सही से नहीं मिला। उसको शिक्षा अगर सही से नहीं मिल पाया तो उसका विकास हुआ नहीं, विकास हुआ। अगर उसको शिक्षा नहीं मिल पाया तो उसका विकास नहीं हुआ, तो उसका सही रूप से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो क्या वो अच्छे जगह कोई कंपनी में, अच्छी कंपनी में कोई जॉब कर सकता है? अच्छी कंपनी उसको जॉब नहीं मिल पाएगा। अच्छे गवर्नमेंट जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या अच्छा कोई उद्यमी जैसे कोई उद्योग लगाना चाहे, उद्योग चलना चाहे, क्या हो जाएगा, उसको उसमें समस्या आएगी, क्योंकि उसके पास शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी होगा तो क्या हो, स्किल भी उसके पास डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसका विकास क्या हो गया, निम्न हो गया। तो उसका विकास अगर निम्न हो गया तो उसका उत्पादकता क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। यानी उसके पास कुछ भी करने की क्षमता जो होगी वो क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। और वही करने की क्षमता क्या कहलाता, उत्पादकता कहलाता। तो उसकी उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। जब उसकी बाबू उत्पादकता निम्न हो जाएगी तो उसका आय क्या होगा, नीचा वास्तविक है, यानी उसका आय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके प्राप्त होने वाला आय भी क्या होगा, उसको कम मिलेगा। जब उसको आय भी कम मिलेगा तो उसका, यानी उसका आय ही कम होगा तो उसकी बचत दर क्या होगी, कम होगी, यानी उसका बचत कम होगा। यानी आय कम होगा तो आय का अधिकांश हिस्सा क्या हो जाएगा, उसके आय कम होगा तो उसका बचत कम होगा, क्योंकि आय का अधिकांश हिस्सा क्या हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा। बचत ही कम हो जाएगा तो निवेश क्या होगा, निवेश कम होगा। निवेश कम हो जाएगा, यानी हमारे पास फिर से पूंजी को कहीं लगाने के लिए क्या होगा, पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक, तो पूंजी भी क्या, पूंजी की कमी, तो हम फिर से कहीं पैसा हमारे पास लगाने के लिए बचेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पूंजी की कमी। तो जो पैसा लगाते हैं फिर से निवेश करते हैं, जहाँ से हमें आय प्राप्त होती है उसी को तो क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो कम बचत हो गया तो कहीं हम निवेश नहीं कर पाएंगे, तो निवेश हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास क्या हो, पूंजी की कमी, इसलिए क्या करें, निवेश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो क्या है, जब निवेश हम कर पाएंगे तो निवेश अगर हम नहीं कम कर पाएंगे तो हमारे पास पूंजी नहीं होगी, तो पूंजी हमारे पास नहीं होगी तो फिर से हमारा विकास हो पाएगा, नहीं विकास हो पाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हम अल्प विकास में रह जाएंगे। तो यही एक चक्र लगातार क्या होता है, चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र। तो गरीबी के दुष्चक्र का एक ये है, यानी कई प्रकार के हो सकते हैं, तो एक प्रकार ये है। अब देखिए दूसरा प्रकार, मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति, इसका विकास कम हुआ है। स्टूडेंट की परिभाषा लेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट की विकास कम हुआ है ना, वो विद्यार्थी क्या है, पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, तो उसकी उत्पादकता यानी कुछ भी करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी को कहते उत्पादकता, तो उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी तो क्या होगा,
नीचा वास्तविक आय यानी उसकी आय कम होगी। जब उसकी आय ही कम होगी तो क्या वो मार्केट से जो कोई वस्तु खरीदेगा उसकी मात्रा अधिक हो या कम होगी? कम होगी। यानी उसके पास पैसा ही नहीं होगा, आय ही कम होगा, तो कोई भी वस्तु क्या हो जाएगा? वो कम खरीदेगा। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं एक समाज की बात करते हैं, उस समाज की उत्पादकता क्या, आय क्या है? उस समाज की आय क्या है? कम है। क्योंकि उस समाज की उत्पादकता क्या है? कम है। क्योंकि उस समाज में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी क्या है? कार्य करने की क्षमता कम है। क्योंकि वो क्या है? अल्प विकसित समाज से आते हैं। ठीक, तो उनकी क्या हो जाएगी? नीची आय, नीची वास्तविक आय। तो नीचा वास्तविक आय के कारण वो मांग क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यानी कम कर पाएंगे। यानी मार्केट से कोई भी वस्तु की खरीदने की क्षमता जो हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी तो मार्केट से क्या हो जाएगा? मार्केट से होने वाली मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब मार्केट से होने वाली मांग की मात्रा ही कम हो जाएगी तो मार्केट में कोई भी निवेश करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। जैसे मान लेते एक गांव की बात करते, एक गांव की बात करते और उस गांव में मान लेते 1000 क्विंटल प्रति माह गेहूं का खर्च होता है। प्रति माह गेहूं का खर्च है। ठीक, अब इस गेहूं के खर्च के लिए, गेहूं नहीं समझिए, इसको चावल लिखिए। तो प्रति माह इस गेहूं के प्रति माह जो चावल का खर्च होता है कितना? 1000 क्विंटल। तो मान लेते हैं 1000 क्विंटल प्रति माह किसी गांव में खर्च होता है। तो यानी इसको गांव से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए एक शहर, तो एक शहर में प्रति माह 1000 क्विंटल चावल खर्च होता है। और ये 1000 क्विंटल चावल की पूर्ति करने के लिए एक राइस मिल क्या है? राइस मिल लगा हुआ है। और ये राइस मिल जो क्या है? प्रति माह 1000 क्विंटल चावल की पूर्ति कर देता है। ठीक, चावल की पूर्ति कर देता है। एक राइस मिल क्या हो रहा है? पूर्ति कर दे रहा है। अब मान लेते हैं धीरे धीरे लोगों के क्या होने लगी? वास्तविक आय क्या होने लगा? बढ़ने लगा। जब आय बढ़ने लगा तो क्या हो जाएगा? चावल की मांग बढ़ी। जब चावल की मांग बढ़ेगी तो एक राइस मिल क्या करता है? 1000 क्विंटल राइस का उत्पादन करता है। तो अगर मांग बढ़ गई तो एक राइस मिल की जगह क्या लग जाएगा? 2 राइस मिल। फिर मांग बढ़ गई तो उससे क्या लग जाएगा? फिर 3 राइस मिल लग जाएगा। तो मांग बढ़ने से क्या करता है? आय बढ़ने से मांग बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब मान लेते हैं इनकी आय बढ़ेगी नहीं तो क्या उत्पादन, यानी इनकी आय बढ़ेगी नहीं तो क्या इनका मांग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब मांग बढ़ेगा ही नहीं तो 1000 किलो गेहूं से ही क्या कर लेते हैं? चावल से ही लोग काम चला लेते हैं, इनका काम चल जाता है। तो क्या एक के अलावा 2-3 राइस मिल लगा? राइस मिल नहीं लगा। तो राइस मिल नहीं लगेगा, यानी मांग ही कम है। तो क्या राइस मिल लगाने के लिए कोई निवेश करेगा? कोई इसमें पैसे खर्च करेगा? नहीं खर्च करेगा। तो यही कह रहा है निवेश कम इसलिए है क्योंकि क्या है? मांग कम है। और मांग कम इसलिए है क्योंकि इनकी आय क्या है? कम है। और आय कम इसलिए है क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता क्या है? कम है। और ये इनकी उत्पादन क्षमता क्यों कम है? क्योंकि अल्प विकसित है। इनका विकास क्या होगा? नहीं हो पाया। एक चक्र की तरह लगातार चल रहा, नहीं चल रहा, तो मांग कम हो जाएगा। मांग कम हो जाए इसलिए क्या करेंगे? लोग निवेश नहीं करेंगे। अब निवेश नहीं करेंगे, इसका क्या होगा? पूंजी कम है। ठीक, क्लियर है? तो पूंजी कम है तो फिर से क्या हो जाएगा? इनका विकास क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। इनका विकास क्या होगा? कम होगा। ठीक, अब देखिए, अब बारी बारी से नीचे और अच्छे से परिभाषा समझाया हुआ है। जो डायग्राम क, यानी ये गरीबी का निर्धनता का दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र है। और चित्र क क्या कहना चाहता है? चित्र क दर्शाता है कि एक अल्प विकसित देश में कुल उत्पादन क्या है? कम है। तो कुल उत्पादन कम है, यानी निम्न उत्पादन है।
तो निम्न उत्पादन होता है जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आय क्या होती है, नीचा होता है। तो वास्तविक आय क्या है, कम है या नीचा नीचा होता है। इसी कारण से लोग कम बचत करते हैं। तो आय ही कम होगा तो क्या होगा, उनका बचत भी कम हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कम निवेश तथा कम पूंजी निर्माण। तो निवेश कम तो पूंजी भी कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा, ठीक। कम पूंजी निवेश वाले देश सदैव अल्प विकसित रहते हैं तथा वह प्रक्रिया चक्रवत क्या रहती, चलती रहती। ये प्रक्रिया क्या था, लगातार चक्र के रूप में क्या था, चलता रहता है। अब देखिए आगे कह रहा है चित्र ख कहता है एक अल्प विकसित देश, यानी इसका क्या होगा, विकास कम हुआ है, उसकी उत्पादकता क्या है, नीची है। इसका विकास कम हुआ है तो इसकी उत्पादकता क्या है, नीची है। हम लोग समझे उत्पादकता क्या होता है, जिसका परिणाम कम वास्तविक आय, यानी उसका उत्पादन कम है, उत्पादकता कम है, तो उसका आय भी क्या हो जाएगा, उस देश का कम हो जाएगा। जब लोगों की वास्तविक आय कम होती है तो मांग में कमी आती, यानी आय ही नहीं होगा तो क्या मार्केट से कुछ भी लोग यानी कोई भी लोग कुछ वस्तु खरीदने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी क्या है, आय कम है। तो बाजार से यानी इससे बाजार का आकार क्या हो जाएगा, छोटा होने लगा। तो वही बात हम समझे, बाजार का आकार छोटा क्यों है, क्योंकि राइस मिल एक ही है। अगर एक राइस मिल की जगह 2 राइस मिल, 3 राइस मिल, 4 राइस मिल लग जाए तो बाजार का आकार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसी प्रकार का सब चीज़ का आकार बढ़ेगा, ठीक। तो समझ में आ गया। तो बाजार का आकार क्या हो जाएगा, छोटा होने के कारण निवेश क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी बाजार का आकार छोटा है, यानी निवेश ही, यानी लोग मांग ही कम कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, निवेश करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, तो जिसके कारण निवेश क्या होता है, गिर जाता है, जिसका कारण कम पूंजी निर्माण होता है। यही कारण, तो यही प्रक्रिया क्या कहते हैं, फिर से आराम होती है। लगातार ये प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है। इसी को ही कहते हैं निर्धनता या गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। अब आगे फिर से हम लोग जो 10th का जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हैं, जिसका यानी गरीबी के दुष्चक्र का सार यह है कि गरीबी यानी गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है, यानी गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि क्या है, वो गरीब है, ठीक। गरीबी के कारण उसकी आय क्या होती, कम होती। हम लोग पीछे जस्ट अभी देखे। और अशिक्षा क्या कहता है, आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होता है, यानी बच्चों की संख्या भी क्या होती है, अधिक हो जाती है। फलतः उसकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। तो ये कहे मान ली पिछली पीढ़ी में जनसंख्या 3 लोगों की है, अब अगली पीढ़ी में उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, 5 लोगों की। तो और आय कम है और वहाँ पे जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, पहले 3 लोग थे, अब क्या हो गए, 5 लोग हो गए, और आय क्या हो गई, कम है। तो सभी लोगों की भरण पोषण में क्या हो जाएगी, समस्या आएगी। तो वही कह रहा है अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, वो और गरीब हो जाएगा, ठीक। और गरीबी का यह कुचक्र अनवरत क्या होता है, अनवरत मतलब होता है लगातार, अनवरत यानी क्या हो जाएगा, लगातार क्या होता है, चलता रहता है। इसका आय यह है कि गरीब ही गरीब को जन्म देती है, यानी गरीबी ही क्या करती है, गरीब को यानी गरीबी को क्या करती है, जन्म देती है। अब देखिए उच्च प्रति व्यक्ति आय, अब जैसे गोवा, तो गोवा के जो लोगों की आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। तो आय अधिक होगी तो बचत दर क्या हो जाएगा, अधिक होगा। बचत दर अधिक होगा तो उस बचत में से क्या करेंगे लोग, अधिकांश लोग उस बचत का अधिकांश भाग क्या करेंगे, निवेश कर देंगे। तो वही निवेश किया गया पैसा क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो वही निवेश क्या हो जाएगा, ऊंचा होगा, नहीं हो जाएगा। बचत अधिक है तो उसमें से अधिक भाग क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो वही निवेश किया हुआ भाग क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो ऊंची पूंजी निर्माण दर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, क्लियर है। अब अधिक विनियोग यानी मतलब क्या होता है, विनियोग का अर्थव्यवस्था में हम लोग समझते हैं निवेश। तो अधिक निवेश हुआ कि नहीं निवेश हुआ, क्योंकि बचत दर अधिक है, अधिक निवेश करेंगे तो पूंजी निर्माण का दर अधिक हुआ कि नहीं अधिक हुआ। अब देखिए अब है
प्रति व्यक्ति निम्न प्रति व्यक्ति है, जैसे बिहार राज्य, तो बिहार राज्य का निम्न बिहार राज्य निम्न विनियोग बिहार राज्य, अब कह रहा है निम्न प्रति व्यक्ति है, तो किसका है? बिहार राज्य। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्न विनियोग यानी निवेश कम होगा। कैसे? क्योंकि बिहार के लोगों की बचत दर क्या है? कम है। बचत दर कम है तो उसका पूंजी निर्माण दर कम हो। कैसे? अगर बचत कम है तो निवेश क्या करेगा? कम करेगा। बचत दर कम है तो उसका निवेश भी कम हो जाएगा, निवेश भी कम होगा तो वही निवेश कम होगा तो वह पूंजी निर्माण दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो निवेश जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण कहते हैं। भारत के सभी 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का। तो ये पूछेगा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो उसमें एक ऑप्शन आपका भी क्या होगा? चंडीगढ़ भी होगा। तथा इस मामले में उसका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों से बना होने लगातार चंडीगढ़ क्या है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे ऊंचा है। देश के आय का मानक को निर्धारण करने वाली संस्था जिसे इकोनॉमिक डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड कहते हैं स्टैटिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स कहते हैं। इसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन 2006-07 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितना? 70,361 रुपये रही। जबकि देश के 28 राज्यों की चर्चा करें तो इसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा एवं दिल्ली को क्या हो? दिल्ली को बताया गया है। ठीक, अब वही कह रहा है निदेशालय के ताजा आंकड़ों में गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपये तथा दिल्ली में 50,556 रुपये बताए गए, जिसके और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। यानी पंजाब से आय किसकी आगे बढ़ गई? हरियाणा तीसरे स्थान पर, उसके बाद क्या होगा? पंजाब। अब वर्ष 2008-9 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के अनुसार 11.3% राजकीय होगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, यानी राष्ट्रीय नहीं क्या होगा यहाँ पे? राजकीय हो, यानी राज्य का वृद्धि दर। तो बिहार के राज्य का वृद्धि दर जो है 2008-9 में कितना था? 11.3% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है, जो गुजरात 11.05% का दूसरा है। यानी गुजरात में सबसे अधिक विकास दर है, उसके बाद कहाँ विकास दर किसका है? बिहार का है। इस तरह अब बिहार भी पिछड़ापन का चोला, यानी बिहार भी पिछड़ापन को क्या कर रहा है? छोड़कर यानी त्याग कर विकास की ओर आगे बढ़ गया, यानी विकास की ओर उन्मुख हो गया। तो उन्मुख होना ही क्या कहलाता है? आगे बढ़ना। अब देखिए एक बॉक्स है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। ठीक, आओ जाने। निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 24,449 रुपये है, जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सन 2005-06 में 6,660 रुपये है। तो बिहार में के कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ के है? पटना के। तो पूछेगा जब बिहार के सभी जिलों में, यानी बिहार के किस जिलों में, कुल 38 जिलों में से किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो क्या कहेंगे? पटना का। और किस जिला का सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कौन सा हो जाएगा? तो शिवहर। ये दोनों बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर लेता है? पूछ लेता है। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किसका हो जाएगा? शिवहर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 3 में। यहाँ से राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे। और हम लोग इतने गहराई से इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे किताब पढ़ने के एक एक वर्ड समझने के बाद इसी वर्ड से आपका क्या आएगा, क्वेश्चन में जो वर्ड आएगा यही बुक का क्वेश्चन में वर्ड आएगा। तो अगर बुक क्वेश्चन में जो अगर यही बुक का वर्ड आएगा और क्वेश्चन का जो हम पेपर बुक का जो हम अच्छे से एक एक वर्ड को समझ के नहीं पढ़ेंगे, और वही बुक वही शब्द आपके किस में क्वेश्चन पेपर में छप गया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग बारीकी से बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, जिससे हम लोग क्वेश्चन पेपर समझने में क्या हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।